गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ जो पहली बार वोट दे रहे हैं अपने जीवन में, उनसे भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि भारत का आज़ादी से पहले क्या इतिहास था। हमारे साथ मिस्टर आयुष चौबे बैठे हैं जो हमें बताएंगे कि आज़ादी से पहले भारत का क्या इतिहास था, कैसे लोगों का खाना था, कैसे रहते थे, क्या व्यवहार था और कैसे कैसे देश आगे बढ़ा और आज़ादी हमको कैसे मिली। नमस्कार जी, आप हमें बताएं कि भारत आज़ादी से पहले भारत का क्या इतिहास रहा और कैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश हमारा सन 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पहले भारत की स्थिति कई फेजेस में देखी जा सकती है। जैसे कि प्राचीन इतिहास में भारत का इतिहास स्वर्णिम था। स्वर्णिम इन द सेंस कि भारत पर शासन करने वाले राजाओं का प्रभाव सर्वव्यापी था। वो भारत की समग्रता को बनाए रखे थे। जैसे कि हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद कुमार के गद्दी पर बैठा, उसने भारत के समस्त क्षेत्रों को चाणक्य की देख रेख में अपने साथ मिला लिया और उसने एक बड़ी सेना बनाई। सेना बनाने की वजह से जो सारे क्षेत्र थे वो संप्रभु हो गए, महत्वपूर्ण हो गए और मजबूत हो गए, जिसकी वजह से जब भी सेना मजबूत होती है किसी देश की, उस देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, क्योंकि सैन्य ताकत हमें सैन्य ताकत जब जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी क्षेत्र में सहजता बढ़ती है, उतनी क्षेत्र में शांति बढ़ती है, उतनी क्षेत्र में अवैध गतिविधियां कम हो जाती हैं और बाहरी हमले का डर खत्म हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जब भी भारत पर कोई बड़ा प्रभावी नेता, बड़ा प्रभावी शासक रहा, तब भारत ने अपनी गरिमा को जिया। अब बात करते हैं इतिहास की थोड़ी सी। सबसे पहले हम भारत के इतिहास में आर्थिक रूप से देखते हैं कि जब प्राचीन काल में भारत का इतिहास ऐसा था कि भारत का व्यापार पर्शिया यूरोप के साथ था, चाइना के साथ था, समग्र देश के साथ विश्व जुड़ा हुआ था। उस समय देश में दुनिया में 2 ही देश सबसे महत्वपूर्ण थे, एक भारत और एक चाइना। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। उस सभ्यता के स्वरूप में भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो उसी को केंद्र में मानकर चलते हुए भारत का इतिहास जो था व्यापारिक केंद्र था दुनिया का, और उससे पूरा यूरोप जुड़ा हुआ था। और उस समय ट्रेड के लिए कोई करेंसी नहीं थी और भारत एक निर्यातक था सभी वस्तुओं का। इसके वजह से विदेश से भारत में पैसा आना शुरू हो गया, सोना आना शुरू हो गया। 3री शताब्दी में ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले प्लिनी एक बहुत बड़ा लेखक था, इतिहासकार था यूरोप का। वो लिखता है कि यूरोप का सोना भारत की तरफ जा रहा है। उस समय यूरोप के लोगों ने बहुत सारे व्यापार में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। भारत से कपड़ा बनाने की तकनीक चुरा कर ले गए। तो इस तरह देश का इतिहास था। भारत एक बहुत ही तकनीक वाला देश था और सरप्लस ट्रेड वाला देश था। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का 2-3 रीज़न है। पहले तो भौगोलिक कारण है कि भारत ऐसे रास्ते पर है जहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जिसके कारण पर्शियन गल्फ का मतलब है आज अरब के देश, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, ये सब देश पर्शियन देश कहे जाते हैं। इनके साथ व्यापार सुगमता से हो जाता था क्योंकि हवाओं के साथ नाव चलती थी और हवाओं के विपरीत होने पर नाव वापस आ जाती थी। हवाओं के कारण व्यापार था, प्लस हम ट्रेड सरप्लस थे, डिफिसिट नहीं होता था।
इस वजह से हमसे बेचते थे, खरीदते कुछ नहीं थे। इसकी वजह से वहाँ का सोना हमारे पास नहीं था और हम उस समय इसी कारणों से सोने की चिड़िया थे। और भारत विविधताओं का देश था। भारत में स्पाइस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में काली मिर्च बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, जिसके कारण विदेश में इसकी डिमांड बढ़ती जाती थी और हमसे बेचने वाले देश थे। इस वजह से हम सोने की चिड़िया कही जाती है, क्योंकि हमसे बेचते थे, खरीदते कुछ नहीं थे। तो वहाँ जैसे करेंसी ना होने की वजह से हमारे पास सिर्फ सोने में डील करते थे लोग। ये सोने की चिड़िया का इतिहास है। तो ये जो नाम की कहानी क्या है हमारे देश की, कि कोई कहता है इंडिया है, आज़ादी से पहले भी क्या नाम था इस देश का? आज़ादी से पहले प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में इसको आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। हमारी किताबों में जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया है। और जो सिंधु पर्शियन लोग थे, वो सिंधु नदी को, उस शौ को हॉ प्रोनाउंस करते थे, जिसके कारण वो सिंधु को हिंदू कहने लगे और उसके कारण हमारे देश का नाम हिंदू पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है। बाकी और भी राइटर हैं, जैसे कि हिंदी में बहुत सारे राइटर हैं, जैसे साईं दीपक करके एक राइटर है, उन्होंने लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि जो इंडिया शब्द है वो ब्रिटिश लेके आए थे 1600 शताब्दी में। हर लेखकों का अपना मत है। राम शरण शर्मा कहते हैं कि वो पर्शियन लोग हैं जो इंडस नदी के कारण भारत को इंडिया कहते हैं। तो सारे लेखकों का अपना मत है, लेकिन हम सबको अगर मिला के देखें तो एक समग्र विचार बनता है कि पर्शियन लोगों के कारण ही हमारा नाम इंडिया पड़ा है, हिंदुस्तान पड़ा है। और 1947 के पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था। हम देखेंगे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में बहुत सारे शब्दों थे। अवध का नवाब था, बंगाल था, मुगल थे पहले। मुगल के शासक कमज़ोर हो जाने की वजह से भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। जब केंद्रीय सत्ता टूटती है तो छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होता है, क्योंकि राजाओं के पास उतना बढ़िया सैन्य प्रबंधन नहीं रहेगा, सेना को चलाने के लिए रेवेन्यू नहीं आएगा, तो जो बड़ा सा राज्य है वो टूट जाएगा। टूटेगा तो छोटे छोटे राज्य बनेंगे और उन राज्यों का अपना आधिपत्य होगा। तो ऐसे राज्य बन गए भारत में। और उन राज्यों के बाद उन राज्यों ने स्वायत्ता नहीं मानी किसी की। वो आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहे, जैसे मराठा, राजपूत, बंगाल, हैदराबाद, सबने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके कारण अंग्रेज हमसे जीतने में कामयाब हो पाए। और ये सब अंग्रेज 1833 में जब अंग्रेज ने पहला चार्टर बनाया तो पहली बार उन्होंने केंद्रीय सत्ता का रुख देखा। केंद्रीय सत्ता का मतलब पूरे भारत का एक बजट की बात अंग्रेजों ने करी है। और 1861 में जब उन्होंने 1861 का एक्ट बनाया, उसमें पहली बार भारत के लिए विधायिका का निर्माण किया। और धीरे धीरे इस क्रम में 1935 के एक्ट को देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को बांधने का काम किया। उन्होंने अपने प्रशासनिक रूप को मजबूत करने के लिए भारत को एकाग्रता में बांटा, जो आज एक राष्ट्र के रूप में प्रतीत हुआ और बन गया। और धीरे धीरे हम और अग्रसर राष्ट्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है? भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कही जाए तो भारत की राजनीतिक स्थिति पहले के मुकाबले और बेहतर होती जा रही है। पहले की राजनीतिक स्थिति में क्या होता था कि हम एक नई डेमोक्रेसी है, हमारा एक नया लोकतंत्र है। भारत की पहले की राजनीति में जो वर्चस्व वाले लोग होते थे, जिनके पास संप्रभुता थी, जिनके पास ताकत था, जिनके पास पैसा था, सिर्फ वही राजनीति में आ पाते थे। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रोड पर खड़े होकर भाषण दे सकें। आज की राजनीति में ये साफ हो गया है कि कोई भी इंसान जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो मजबूत है, जिसके इरादे देश के लिए साफ है, वो आगे बढ़ सकता है, राजनीति में भाग ले सकता है। और डिजिटलाइजेशन के बाद देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूती मिली है कि लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इससे देश को बहुत ही फायदा मिला है और हम लोकतंत्र को और विकसित करने में आगे बढ़ रहे हैं।
नेता जो हैं, हम जो कहते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या मत है? आज के लोगों को पता नहीं है नेता कौन होता है। आज के लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई आदमी जिसके पीछे 10 गाड़ियाँ हैं, जिसके पीछे 10-20 लोग हैं, वो उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम नेता हैं। ये नेता नहीं है, ये सिर्फ प्रदर्शन है, सिर्फ सत्ता का, ताकत का, पैसे का प्रदर्शन है और कुछ नहीं। नेता का मतलब ये होता है कि उस एक व्यक्ति ने अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए या फिर अपने क्षेत्र के लिए क्या काम करे हैं, उसकी वजह से, उस व्यक्तिगत इंसान की वजह से उस समाज में कितने लोगों का जीवन बदला है, कितने गरीब अपनी ज़िंदगी को और आसान बना पाए हैं, कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, कितने लोगों की शिक्षा में बढ़ोतरी आई है, उस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है, उस व्यक्ति मात्र से ये होता है। लेकिन आज का नेता कौन है? आज के पास जो पैसा है वो नेता है। तो नेता का मतलब यही होता है कि वो भी इसकी वजह से समाज के एक लोग का भी, समाज के एक लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर पड़े हों, समाज के एक लोग, समाज का वो न्यूनतम आदमी जो समाज के सबसे न्यूनतम स्तर पर बैठा हुआ है, उसके उत्थान में मदद मिलती हो, जो उसके उत्थान के लिए भरसक प्रयास करता हो, वो नेता है। बाकी सब बच्चे लफंगे हैं। बाकी जो पैसे के दम पे हैं कि भाई अपना पैसे से लोगों को, पैसे वाले लोग समाज के नीचे तबके तक पहुंच नहीं पाते। समाज के नीचे तबके तक पहुंचने पर उनका हिस्सा बनना पड़ता है और आज के नेताओं के पास वो बिल्कुल नहीं है। समाज के सबसे निचले हिस्से तक जो पहुंच पाए और उनका भला करे, वही नेता है। फॉर्चूनर से चलने से कोई नेता नहीं बन जाता, बड़ी बड़ी हवेली बनाने वाला नेता नहीं बन जाता, करोड़ों कमाने वाला नेता नहीं बन जाता। नेता वो है जो वास्तविक रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, समाज में एक आदर्श स्थापित करता है, समाज के लोगों का जीवन आसान बनाता है, अपने क्षेत्र के लिए काम करता है और अपने क्षेत्र के लोगों का जीवन सुगम बनाता है, वो नेता है। अभी जैसे नेता शपथ लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो शपथ में जो पूरी शपथ को अगर देखो, पूरी शपथ में आता है कि भाई मैं किसी से भेदभाव नहीं करूँगा, कुछ, अगर वही उस पर ही कायम रहे, अगर वो शपथ के ऊपर ही कायम रहे, तो वो एक अच्छा नेता बन सकता है। ये बात आचरण की नहीं है, ये नैतिकता की बात है पूर्ण रूप से। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो आचरण, किताब पर हाथ रखने से आचरण नहीं बदलता है। हम गीता पर हाथ रख के, कुरान पर हाथ रखकर, बाइबल पर हाथ रखकर, गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रखकर हम अपना आचरण नहीं बदल सकते। आचरण बदलने के लिए हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करें, अपने अंदर एक वैल्यू नेटवर्क की, तटस्थता की बात करें, समाज को अपना मानकर उसे स्वीकार करें। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा हम जो ये नेता हैं या हम इस चीज़ के सदस्य, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या हम एक विधायक हैं, तब तक हमें ये पता नहीं है उस पद की गरिमा क्या है, ये पद हमें मिला क्यों है। हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि ये प्रसाद पर्यंत पद है, मतलब ये सेवा का पद है। और आज हम जाते हैं, देखते हैं कि कोई नेता गाड़ी लेकर जा रहा है, कोई आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो नेता गाड़ी रोकता है, आदमी उसके पीछे हाथ लेकर जाता है, प्रोफाइल पढ़ता है, वो कहते कितना अच्छा नेता है। आखिर में उस व्यक्ति ने उसको चुना है, तभी तो उसको ये अधिकार है अपनी बात उस तक पहुँचाने का। इसमें कोई आदर्श स्थापित होने वाली बात नहीं है, ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो प्रत्येक मूल्यों को, प्रत्येक व्यक्तियों के मूल्यों को समझे, प्रत्येक व्यक्ति के डिमांड को समझे और बताए कि उसका रोल क्या है। हमने उसको भेजा है तो उसका रोल इस समाज के लोगों के प्रति क्या है, ये उसको एहसास दिलाने की ज़रूरत है और ये अभी नहीं सुधरने वाला है। अपने क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है। अब जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अब लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का है, मेरा अपना मानना है कि ये जो मतों की गिनती है, ये सारे बॉक्स एक साथ मिला के करे जाएं ताकि नेता को ये ना पता लगे कि मुझे कहाँ से वोट मिले, कहाँ से कम मिले, कहाँ से ज़्यादा मिले। इसके बारे में क्या राय है? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा
कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो काम करता है, और जो संवैधानिक मूल्य है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते। नहीं, पंजाब के अंदर जब आतंकवाद का दौर था, जब वहाँ इलेक्शन हुए, तो वहाँ कभी किसी को ये नहीं पता लगने दिया कि भाई किसको कहाँ से वोट मिली, कि कहाँ से नहीं मिली, किस गांव से मिली, किसी गली से मिली या किसी बूथ से मिली, वो सबको क्लब कर दिया एक साथ। इसका मूल कारण मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि हमको स्टैटिक्स रखने पड़ते हैं, डाटा रखने पड़ते हैं, इस क्षेत्र से इतनी वोटिंग परसेंटेज पड़ी है। अगर सरकार सबको पूरी कंस्टिट्यूंसी का सरकार सबको समग्र करेगी तो वो देख नहीं पाएगी ठीक से कि उस क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। अगर सरकार उसको देख भी लेती है तो डाटा पहुंचेगा किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन भी सरकार का एक अंग है। सरकार का अंग होने के नाते नेता को ये बात हमेशा पता चल जाएगी कौन किसने रखा है। इससे बढ़िया ये है कि उस क्षेत्र में उसको पता चले कि यहाँ पर हमको कम वोट मिला है, तो यहाँ पर अभी काम करने की आवश्यकता है। नेता इसको सकारात्मक रूप में देखेगा और काम करेगा। इससे उस क्षेत्र के लिए उसका, जैसे कि हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी को देख सकते हैं, सीख सकते हैं सारे नेता कि दक्षिण भारत में मोदी जी को सीटें नहीं मिली। इस साल मोदी जी सबसे ज़्यादा मेहनत दक्षिण भारत में कर रहे हैं। ऐसे काम करके बाकी नेता अपने बड़े नेता से उदाहरण ले सकते हैं। मैंने उनका उदाहरण रखा हूँ मैं। तो नहीं, बिल्कुल ठीक है कि अभी हम किसी नेता के पास जाएं, वो कहेंगे यार आपके गांव ने तो वोट हमको नहीं दी। तो मेरा मतलब था कि ये कॉन्फिडेंस रहे, चुप बिल्कुल शांत, पता ही ना लगे कि भाई किस गांव से वोट मिली और किससे ना मिली। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा तब ऐसा हो सकता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। अभी हमारा लोकतंत्र नया है, और नया लोकतंत्र की खासियत है कि इस लोकतंत्र में 30 से 40% लोग या तो आधिकारिक प्रवृत्ति के हैं, या तो आधिकारिक प्रवृत्ति के हैं, या तो इतने इन्फ्लुएंस क्लास के हैं कि लोगों से डरते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते, नए लोग छोटे लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमारा लोकतंत्र अभी धीरे धीरे और मजबूत होगा। जब लोकतंत्र हमारा और मजबूत हो जाएगा तो हम देखेंगे कि जो इसकी गतिविधियों में भाग लगने वाले नेता लोग हैं, जो इसमें रहने वाले नेता लोग हैं, वो लोगों के प्रति और जिम्मेदार होंगे धीरे धीरे, उनकी जिम्मेदारियों का अवगत हो जाएगा धीरे धीरे। अभी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लोकतंत्र नया है तो अभी यही लोग हावी रहेंगे राजनीति में, जैसे लोग डरते हैं। तो धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। 5 साल 10 साल 20 साल बाद हम देखेंगे कि एक नए वर्ग का उदय होगा जो सरकार से सीधा सवाल करेगा कि भाई मैंने तुम्हें चुना है तो तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते हो। तो वो नया वर्ग तैयार होने में भी वक्त लगेगा। करीब करीब 2 लोकसभा का चुनाव में और देखना होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद।